मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। बाउंड्री ठीक है। चले, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसी के बारे में आज हमें कंटिन्यू करना है और बहुत सारी बातें करनी है। आज का पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट उसी पे जाने वाला है। कल मैंने जो एक डायग्राम आपके सामने बनाया था वो तो आपके पास है ही, उसको आप दोबारा मत बनाइए, मैं उसको दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बातें आपसे करनी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और रफ डायग्राम बनाऊंगा। मैंने कल कुछ तरह से बताया था, दिस वाज अपना अर्थ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट और ये अपना नॉर्थ और साउथ हो गया था। ये अपना ज्योग्राफिकल एक्सिस था, ये अपना मैग्नेटिक, ये अपना ज्योग्राफिकल एक्सिस था, ये अपना ज्योग्राफिकल इक्वेटर था, ठीक है ना। और इस तरह से मैं बता रहा था, दिस वाज NHS एंड दिस वाज SHS, है ना, ऐसा मैं बता रहा था। फिर मैंने आपको अर्थ के मैग्नेट के बारे में कुछ इस तरह से बता दिया था, अंदर एक बार मिनट दबा हुआ इस तरह से, एंड लाइन ऑफ फोर्स के मामले में ऐसे और ऐसे। दिस वाज योर मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस एंगल वाज, यस, दोनों एक्सिस कॉन्सर्ट कर दी कि समथिंग टेढ़ा, एंड हाउ मच टेढ़ा, 11.5 टेढ़ा। इसके अलावा आपने सब जगह पे इस तरह से बातें की थी, आप पे बना हुआ है, आपको दोबारा नहीं बनाना है। दिस इज BH एंड दिस वाज BV। इस तरह से यहाँ पर भी आपने बात की थी, यहाँ पर भी, और सब जगह हमारी बातचीत हो गई थी, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम लोगों ने कल बनाया था, और ये सब डायग्राम बनाने के बाद हमें जो समझ में आया था वो ये था कि पूरी अर्थ पर अपने आप ही नेचुरली एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम हमेशा किससे दिखाया करेंगे, बीई बोले तो बी अर्थ से दिखाया करेंगे। हर जगह उसके दो कंपोनेंट है, वन इज हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल, BH और B वर्टिकल से उसको दिखाया करेंगे। पूरी दुनिया में हर जगह बी के दोनों कंपोनेंट अवेलेबल हैं, BH भी और B वर्टिकल भी, सिवाय दो स्पेशल जगह के। पोल्स पर जाएंगे तो केवल B वर्टिकल है, BH गायब है। इक्वेटर पर जाएंगे तो BH है और B वर्टिकल गायब है, ऐसा मैं आपसे कह रहा था। डायरेक्शन फाइनलाइज हो गई थी, B वर्टिकल की दुनिया में दो डायरेक्शन है, डॉट और क्रॉस। ऊपर की आधी दुनिया में क्या चलता है, क्रॉस, और नीचे की आधी दुनिया में क्या चलता है, डॉट। BH की पूरी दुनिया में एक ही डायरेक्शन है, जमीन के पैरेलल और साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन, और कैसे नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा। मैंने जाते जाते आपको पेपर के प्लेन में भी हिसाब बता दिया था। हमें हमेशा सवाल जो करने हॉरिजॉन्टल प्लेन में करने होंगे। तो पेपर के प्लेन में अगर हम NHS में हैं तो डायरेक्शंस कैसे होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। BH कैसा होगा, ये होगा। B वर्टिकल ये या ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप NHS में कि SHS में है। यहाँ तक मैं सारी बातें कल बोल चुका हूँ, अब आप कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जब भी हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सवाल वगैरह करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर चार टर्म है जो कि बार बार हमारे सवालों में काम में आती है। एक टर्म रहेगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक टर्म रहेगी मैग्नेटिक मेरिडियन, एक रहेगा डिक्लिनेशन और एक रहेगा डिपेंडेंट। ये चार शब्द हैं जो कि बार बार टकराएंगे, तो इनको समझते हैं। राइट, एक है बच्चों ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको हम प्यार से GM बोला करेंगे। लिखें, इमेजनरी वर्टिकल प्लेन, imaginary vertical plane passing through geographical axis, imaginary vertical plane passing through geographical axis। एक रहेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, अगला शब्द है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैं अक्सर MM से दिखाया करूंगा, MM बोला करेंगे इसको, GM एंड MM, ठीक है। MM क्या हो जाएगा, लिख दीजिए, इमेजनरी वर्टिकल प्लेन, इमेजनरी वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis, passing through magnetic axis। बस आ जाओ जरा। ये जो मेरिडियन शब्द है ना, मेरिडियन मेरिडियन, देखो ना, मेरिडियन शब्द अपने रूटीन लाइफ में तो यूज नहीं होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में मेरिडियन शब्द आता है ना, तो स्टूडेंट उसको विजुलाइज नहीं कर पाता, बोले अजीब सा शब्द, पता नहीं क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल करता हूँ, मेरिडियन इज सिंपली इमेजनरी वर्टिकल पेन। बस जरा देखना मेरा हाथ, ये क्या वर्टिकल पेन हो रहा है ना, यस वर्टिकल पेन, ओके। अर्थ में ऐसे कोई रियल में ऐसे कोई प्लेन धंसे हुए क्या, ऐसा तो नहीं ना, चीजों को समझाने के लिए मान लिया गया है। तो सीधी सी बात है, जो मेरिडियन है वो क्या है,
वो है इमेजनरी वर्टिकल प्लेन। अब मुद्दा है कि आप कहाँ से गुजरे। अगर आप इमेजनरी वर्टिकल प्लेन और अगर आप अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहे हैं तो आप कौन हो, जीएम। अगर आप अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहे हो तो आप कौन हो, एमएम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेड इज सिंपली इमेजनरी वर्टिकल प्लेन। अब आप जीएम हो कि एमएम हो, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप पास कहां से हुए। अगर आपने कहा इमेजनरी वर्टिकल पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस तरह से इनके नाम आ जाएंगे। क्लियर? आप जानते हैं कि जो जीएम होगा मेरे ख्याल से वो वर्टिकल प्लेन क्या इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जीएम इमेजनरी वर्टिकल प्लेन क्या इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड एमएम क्या होना चाहिए, इमेजनरी वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ या समथिंग टेढ़ा फ्रॉम नॉर्थ साउथ, समथिंग टेढ़ा फ्रॉम नॉर्थ साउथ। लेकिन आपको याद होगा कि जीएम और एमएम क्या हम दोनों एक्सिस को रफली कौन साइड मान सकते हैं, रफली, रफली प्रिसाइजली तो समथिंग टेढ़ा है, रफली क्या दोनों कौन साइड मान सकते हैं। तो क्या मैं रफली दोनों मेरिडियन को सेम मान सकता हूँ? तो क्या मैं रफली डिफाइन कर सकता हूँ, एमएम इज सिंपली इमेजनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एमएम इज इमेजनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या ये बोलना भी जस्टिफाइड रहेगा? अगर हम रफ बात करें तो ये बोलना भी जस्टिफाइड रहेगा। तो एमएम के साथ जरूर लिख लें, ये काम में आने वाला। लिखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, मैग्नेटिक से लिखा है ना, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। तो वहां लिख दो आप चाहो तो कि इमेजनरी वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इमेजनरी वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसको हम लोग एमएम बोल दिया करेंगे। ठीक है, ये रफली तो जीएम है, मतलब सॉरी प्रिसाइजली तो ये जीएम है, लेकिन रफली इसको एमएम बोला करेंगे। सवालों में कभी भी इस तरह की भाषा आएगी कि इमेजनरी वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो आप समझ जाना मामला किसका चल रहा है, एमएम का मामला चल रहा है। चलिए ये भी हो जाएगा। दो तो मेरिडियन थे बच्चे और दो एंगल हैं, एक एंगल है डिक्लिनेशन और एक एंगल है डिप एंगल, ये दोनों भी काम के हैं। तो आइए, डिक्लिनेशन, इसका एक और भी नाम है, इसको वेरिएशन भी बोला हुआ है, वेरिएशन। मैं इसको फाई से डिनोट किया करूंगा, डिक्लिनेशन या वेरिएशन दोनों नाम है, डिक्लिनेशन या वेरिएशन। आओ, क्या लगता है आपको, अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो दोनों एक्सिस कौन सेट करेगी, समथिंग टेढ़ा, एंड वट एवर इज समथिंग टेढ़ा दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन या वेरिएशन। नाम पकड़ो, नाम वेरिएशन, दोनों एक्सिस एक ही है कि थोड़ा वेरिएशन है। यस यस, शब्द पकड़ लो ना, अपने आप ही आ जाएगा, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों एक्सिस एक ही है कि थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा वेरिएशन है, उसी वेरिएशन को क्या बोल दिया, वेरिएशन या डिक्लिनेशन। तो क्या बोल दूं, वट एवर इज समथिंग टेढ़ा दैट इज गोइंग टू बी डिक्लिनेशन या वेरिएशन। यस, तो लिख दीजिए ना। तो आई थिंक यार इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है ना, सुनो ना। क्या मैं कह दूं एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस, क्या मैं कह दूं एंगल बिटवीन जीएम एंड एमएम, कम ऑन, एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस, और यू कैन से एंगल बिटवीन जीएम एंड एमएम। तो लिख दीजिए एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस और एंगल बिटवीन जीएम एंड एमएम। जीएम एंड एमएम, बोलिए क्या अब तो मैं कह दूं फाई अप्रोक्स 11.5 डिग्री, बोलिए। वो जो कल मैंने फोटो बनाया था, कल मैंने 11:30 के यहाँ 11:30 ही लिखा था, कल सिंबल नहीं लिखा था, कि अब तो मैं सिंबल लिख सकता हूँ वहां पे। मैंने कल जानबूझ के नहीं लिखा था, कल मैं सब नहीं बोल पाया था। चलिए, तो फाई कितना हो गया बच्चे, 11:30 डिग्री। देखिए हमारे सवालों में डिक्लिनेशन या वेरिएशन भी बहुत रेयरली यूज होगा। सबसे ज्यादा शब्द हमारे सवालों में जो आएगा दैट इज डीप एंगल, और वही सबसे खास है, डीप एंगल। डीप एंगल को मैं पूरे टाइम थीटा से डिनोट करूंगा, थीटा। डिप, डिप एंगल का अगर मीनिंग निकाला जाए बच्चों, डिप का जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी वर्ड होता है झुकना। डिप का मतलब क्या होता है, झुकना। मुझे बताइए, अब छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग। बी अर्थ, बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल कहां पे था यार, इक्वेटर पे। बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल कहां पे था, इक्वेटर पे। तो मान लीजिए अभी अपना रूम ये इक्वेटर पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी अर्थ कैसा हो रहा होगा, प्योर हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा। और मान लीजिए अपना रूम इक्वेटर पे नहीं है, तो यहाँ बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो रहा होगा। और बहुत अगर कोई चीज प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर होगा। अरे भाई दो ही बात है, या तो आपका ये पेन हॉरिजॉन्टल है तो पेन हॉरिजॉन्टल है, अगर आप कह रहे हैं पेन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो पेन हॉरिजॉन्टल नहीं, तो इसका मतलब क्या है, पेन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा झुका हुआ होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा। सो दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ का फील्ड जो है
वो हॉरिजॉन्टल से कितना झुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड डीप एंगल। नाम पकड़ो, नाम डीप। डीप का मतलब होता है झुकना। तो बी अर्थ जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से या बी एच से कितना झुका हुआ है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, दैट एंगल इज डिफाइंड एज डीप एंगल। देसी में बात करूं तो डीप एंगल बोले तो झुकने का एंगल लिखना चाहिए। एंगल ऑफ बीई, एंगल ऑफ बीई, बी मतलब बी अर्थ, बीई विथ बी एच, एंगल ऑफ बीई विद बीएच। सही बात है, बीई का बीएच के साथ जो एंगल होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीप एंगल। क्योंकि बीएच कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। बीएच को बीएच क्यों बोला था, क्योंकि प्योर हॉरिजॉन्टल है। क्या मैं उसको ऐसा भी डिफाइन कर दूं, एंगल ऑफ बी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक ही बात है, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो आओ जरा इस फोटो में बात करूं मैं आपसे, जरा आना जरा, कम ऑन। क्या ये थीटा हो गया, एंगल ऑफ बी विद बीएच, थीटा हो गया भाई साहब, कम ऑन। यार यहाँ पर बी बराबर बीएच था बॉस। अगर यहाँ पूरा बी हॉरिजॉन्टल है, अगर कोई चीज पूरी हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, जीरो। तो क्या मैं कह दूं थीटा बराबर जीरो। आओ यहाँ पे चलो, पोल्स पे आना। यहाँ पर बी पूरा वर्टिकल था, तो अगर कोई चीज पूरी वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, 90। इसका वाला मुझे हमेशा के लिए समझ में आ गया, रट भी सकते हैं आज की बात। इक्वेटर पर डीप एंगल कितना होता है, जीरो। पोल्स पर डीप एंगल कितना होता है, 90। ये हमेशा के लिए रट सकते हैं। ओके, आंसर चाहिए मुझे। डीप एंगल जीरो होता है पोल या इक्वेटर, कमान कमान कमान, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर या ज्योग्राफिकल इक्वेटर, कमान 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 कमान, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैंने कल भी बोला था, हर चीज का जब प्रिसाइज आंसर देना हो तो पूरे खेल के लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नेट। तो प्रिसाइज आंसर में हमेशा किसका नाम आएगा, मैग्नेटिक वाली टर्म का नाम आएगा। बोली, डीप एंगल मैंने बताया आपको, क्या मैं कह दूं थीटा पोल्स 90 होता है, थीटा इक्वेटर जीरो होता है, और क्या मैं कह दूं थीटा अदर प्लेस, बोलो बच्चे, थीटा अदर प्लेस जीरो होगा, 90 होगा कि कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट में डबल सी आता है कि एक सी आता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कंफ्यूजन हो जाता है कभी। ओके, आंसर दीजिए। वी आर द ऑब्जर्वर, वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, डीप एंगल कांस्टेंट रहेगा, लगातार बढ़ेगा। यस, फील करो बे, जीरो से 90, कम ऑन। वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, डीप एंगल बढ़ेगा क्योंकि आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हो। वी आर मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, डीप एंगल लगातार कम होगा। बात समझ में आ गई होगी। इक्वेटर पर 0 होता है, पोल पर 90 होता है, और बाकी जगह में ना 0 होगा ना 90 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा। और अगर आपका एंगल 0 90 के बीच में आने वाला है तो बॉस वो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। अर्थ पर कहीं भी डीप एंगल नापने के लिए एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं डिप सर्कल। नाम याद होना चाहिए, यहीं पे लिख दो एक पॉइंट, डिप सर्कल इज यूज्ड। डिप सर्कल ये मशीन का नाम है। डिप सर्कल इज यूज्ड टू मेजर डिप एंगल, टू मेजर डिप एंगल। मशीन का नाम भी आपको याद होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये जो अपर हाफ है बच्चे, एनएचएस, इसमें डिप एंगल को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, और एसएचएस में डिप एंगल को हमेशा नेगेटिव माना जाता है। अगला पॉइंट लिख दो, ये सब डिप एंगल की बातें चल रही है, पता है ना सबको। लिख दें कि शॉर्ट में लिख दो, सुनो, एनएचएस थीटा इज पॉजिटिव, एसएचएस थीटा इज नेगेटिव, स्टैंडर्ड है। अभी अपने एग्जाम में 2017 या 18 में एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, पता है, उसमें कुछ ऐसा लैंग्वेज था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उसमें यह था कि अर्थ में दो जगह है, ए और बी। ए पर डीप एंगल था शायद +25, और बी पे डीप एंगल था शायद -25, और बोला था कि ए और बी कहाँ है, दोनों एनएचएस में, दोनों एसएचएस में है। तो जहां पर पॉजिटिव डीप एंगल है वो कहाँ पर है, एनएचएस में है, और जो नेगेटिव वो कहाँ पर है, मतलब उसमें बस बच्चे के पास उसमें सोल्व करने का कुछ नहीं है। बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अपर हाफ में डीप एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड लोअर हाफ में डीप एंगल इज कंसिडर्ड नहीं। अगर हमारे पास ये जानकारी तो सोल्व कर सकते हैं, मतलब सोल्व करने का कुछ नहीं, आंसर मार सकते हैं, रटना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये था डीप एंगल के बारे में बेसिक जानकारी। अब जो डीप एंगल हम पढ़ रहे हैं बच्चे, डीप एंगल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल डीप और एक होता है एपरेंट डीप। जरा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के पहले एक छोटी सी बात और मुझे करनी है। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग, कंफर्टेबल है, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, आपको पता है पूरी अर्थ पर जो डीप एंगल आएगा वो कैसा आएगा, 0 90 के बीच में आएगा ना, पोल और इक्वेटर के अलावा। अपने अलग अलग साइंटिस्ट लोगों को अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लेस पे जहां भी डीप एंगल नापना होता है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डिप सर्कल। अपन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में जो डीप एंगल आता है वो 42 डिग्री आता है।
आपसे कोई पूछेगा नहीं, जस्ट जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। अपने इंडिया में दिल्ली में अगर ये मशीन लगा के नापते हैं, आई थिंक दिल्ली भी अपने अर्थ पे ही है ना, पता है सब लोगों को? हाँ, इधर उधर तो नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग भी अर्थ पे कहीं ना कहीं हैं, तो ऑब्वियसली हमें इच्छा है ना कि यार हम भी तो नापे। हाँ, आपकी भी इच्छा होती है खेतों में नापे कितना डीप एंगल आ रहा है, होता है कि नहीं? मन तो होता है ना, अपन जहाँ है वहां पे नापे कितना डीप एंगल आ रहा है। तो इंडिया में जो डीप एंगल आ रहा है वो करीब 42 डिग्री है। और तो लिख लो आप लोग, दिल्ली में ये है करीब 42 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में 42 डिग्री आ रहा है, तो अपने पूरे इंडिया में बस लगभग यही चलने वाला है, समझ रहे हैं? मतलब 41, 42, 43 के आसपास चलने वाला है। और बात करते हैं। बिहार में तो भाई साहब वो सुई पूरा उसका यूं हो जाएगा, बोले कैन नॉट मेजर, और उस पे लाल लाल लाइट जल जाएगा, पीप पीप पीप, और लिखा है कैन नॉट मेजर, बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड रेंज, ऐसा कुछ लिखा है। या तो मशीन ही टूट टाट जाएगा, खटाखट सब टोटल बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा मशीन, समझ रहे हो? वहां तो नहीं, उधर तो मामला अलग है, सही है। उधर तो कुछ भी आ सकता है ना, वहां तो सब मशीन का सब कुछ, मशीन टूट जाएगा, लिखा है लाल लाल बल्ब जलेगा, कैन नॉट मेजर, हाँ, आउट ऑफ रेंज। बहुत बढ़िया। अपन सिर्फ इंडिया की बात करें, बिहार कहाँ है मुझे भी नहीं पता। चलिए, कुछ लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं जो बिहार से हैं, बोलेगे इसकी तो, है। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, अर्थ पर जहां पर भी किसी पॉइंट पर जो हम लोग अर्थ का फील्ड को एनालाइज करते हैं, तो उसको हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए बच्चे, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन। मान लीजिए अर्थ के किसी जगह पर अगर मैं अर्थ का फील्ड एनालाइज कर रहा हूं, तो मान लीजिए अर्थ की कोई लोकेशन है, और यहाँ पर बीई कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल या झुका हुआ, झुका हुआ, और झुका हुआ वट एवर इज झुका हुआ इज दैट थीटा, यस। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, बी एच, ये क्या हो जाएगा, बी वर्टिकल। क्या मैं रिलेशन डेवलप कर सकता हूँ, बी एच इज बीई कॉस थीटा, बी वर्टिकल इज बीई साइन थीटा, और आप देख ही रहे हैं अगर मैं टेन थीटा बनाऊंगा तो ये आ जाएगा बी वी अपॉन बी एच, और अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आ जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो ये चारों हमारे पास रिलेशन आ गए हैं। ये रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सवाल में बहुत हेल्प करेंगे। डू यू नो, अर्थ में किसी भी लोकेशन पर कुछ ना कुछ बी होता होगा, कुछ ना कुछ डिप एंगल होता होगा। मान लीजिए अपन इसी लोकेशन की बात करें जहाँ पे हम लोग हैं, कि यहाँ पर भी कोई ना कोई बी होता होगा, कि यहाँ पे भी कोई ना कोई डिप एंगल होता होगा। तो यहाँ पर भी बी के दो कंपोनेंट बी एच और बी वर्टिकल होते होंगे। तो अर्थ में किसी भी लोकेशन पर बी, बी एच, बी वर्टिकल और डिप एंगल, इन चारों में क्या रिलेशन रहेगा, वो रिलेशन मैं आपको लेकर के आया हूँ। इसका यूज क्या रहेगा, कोई भी दो पैरामीटर आपको दे देंगे और बाकी तो आपसे मैनेज करने के लिए कहेंगे। ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। चलिए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। डिप एंगल पढ़ रहे थे हम लोग, डिप एंगल। बच्चे जो आप डिप एंगल पढ़ रहे हैं, ये भी दो टाइप का होता है डिप एंगल। एक होता है रियल डिप एंगल, और एक होता है एपरेंट डिप एंगल। तो पूरे लेक्चर में नहीं की बात होने वाली है, आज का पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट डिप पे जाए। कमान, डिप एंगल बोले तो झुकने का एंगल। डिप एंगल भी दो टाइप का होगा, रियल या एक्चुअल, और दूसरा नाम है एपरेंट या इमेजिनरी डिप एंगल। रियल को मैं पूरे टाइम थीटा से दिखाऊंगा, एपरेंट को मैं पूरे टाइम थीटा डेश से रिप्रेजेंट करेंगे। इनका मीनिंग भी लिख लीजिए हाथों हाथ। रियल के बगल में मीनिंग लिखे, मेजर्ड इन एम ओनली, मेजर्ड इन एम मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली, वो मिलीमीटर वाला मत लिखना। मैग्नेट मेजर्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली, ओनली। इसमें लिखे हैं पेरेंट में, मेजर्ड इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन अदर देन अदर देन अदर देन ठीक है, ओके। अब मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। यार रियल हो चाहे एपरेंट हो, दोनों डिप एंगल ही तो है ना। और डिप का मतलब क्या हो गया, झुकने का एंगल। तो अगर मैंने जैसे मान लीजिए कभी आपने किसी जगह पर डिप एंगल मेजर किया मेरे को, अगर किसी जगह पे आपने डिप सर्कल लगाया और डिप सर्कल लगा के आपने मुझे बोला कि सर यहाँ पर डिप एंगल जो है ना 30 डिग्री आ रहा है, तो जो डिप एंगल 30 डिग्री आया है, मैं पूछूंगा आपसे कि आपने डिप सर्कल जो सेट किया था वो कहाँ सेट किया था, मतलब आपने जो मेजरमेंट किया 30 डिग्री,
वो कहाँ पे किया है। अगर आपने बोला सर मैंने मैग्नेटिक मीडियम में मेजर किया है, अच्छा मैग्नेटिक मीडियम में डिप एंगल नापा है तो कहो या मत कहो, उसको क्या माना जाएगा, रियल डिप। और अगर आपने कहा सर नहीं मैंने एमएम में नहीं नापा है, मैंने तो किसी और वर्टिकल प्लेन में नाप लिया, अगर किसी और वर्टिकल प्लेन में नाप लिया तो कहो या मत कहो उसको क्या माना जाएगा, एपेरेंट डिप। क्या डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। फिर सुन लीजिए, दोनों झुकने का एंगल ही है, झुकने एंगल को डिप एंगल बोलेंगे, लेकिन मुद्दा ये कि आपने डिप एंगल मेजर किस वर्टिकल प्लेन में किया है, दोनों वर्टिकल प्लेन ही है। अगर आपने एमएम के ही वर्टिकल प्लेन में मेजर किया है तो उसको क्या माना जाएगा, रियल डिप एंगल। और आपने एमएम को छोड़कर किसी अदर वर्टिकल प्लेन में नाप के दे दिया है, उसको क्या माना जाएगा, एपेरेंट डिप एंगल माना जाएगा। मुझे बताइए, किसी एक जगह की हम बात करें, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की अगर हम बात करें, मुझे लगता है रियल डिप एंगल तो एक ही हो सकता है और एपेरेंट डिप एंगल एक ही बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। मैं दिखाता हूँ कैसे, सुनिए। जैसे मान लीजिए अपना जमीन, जमीन मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कम ऑन, क्या ये एमएम हो गया, कम ऑन, जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ, क्या ये एमएम हो गया, ओके एमएम हो गया। मैंने आपसे कहा कि डिप एंगल नाप यार, इस जगह डिप एंगल कितना है, तो जो डिप सर्कल है ना, वो अगर आपने इस एमएम के वर्टिकल प्लेन में इसमें सेट किया, डिप सर्कल के अंदर भी एक वर्टिकल प्लेन होता है, अगर आपने उसको इस डायरेक्शन में सेट करके डिप एंगल नापा और आपने बोला सर डिप एंगल 30 आ रहा है, अच्छा अच्छा, डिप एंगल किस में नापा है आपने, एमएम के प्लेन में नापा है, तो उसको क्या माना जाएगा, रियल डिप माना जाएगा, हो गया। लेकिन अगर आपने अपना डिप सर्कल नाम का जो मशीन था वो आपने यूं नहीं लगाया बल्कि यूं लगाया, या यूं लगाया यूं लगाया, तो फिर मेजरमेंट कहाँ हो रहा है, एमएम में या अदर वर्टिकल प्लेन में, और अदर वर्टिकल प्लेन में हो रहा है भाई साहब, तो इसको क्या माना जाएगा, एपेरेंट डिप। मुझे बताएंगे किसी एक लोकेशन में एमएम क्या बहुत सारे हो सकते हैं कि एक ही हो सकते हैं, क्योंकि एमएम तो कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो किसी एक लोकेशन पर एमएम तो एक ही वर्टिकल प्लेन हो सकता है, और अदर प्लेन क्या बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी अदर प्लेन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बोलिए अदर प्लेन एक हो सकता है कि बहुत सारे। इसका मतलब क्या रहा, किसी एक लोकेशन पर रियल डिप कितने होंगे, सिंगल या मेनी वैल्यूज, सिंगल वैल्यू, और एपरेंट डिप विल बी मेनी वैल्यूज, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल प्लेन लेते जाइए तो बहुत सारी अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, ध्यान दें। मुझे दोनों में रिलेशन डेवलप करना है, आपके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करना है, वो फॉर्मूला भी काम का है और उस फॉर्मूला से जो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन निकलेगी वो भी काम की है। फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं, नोटिस करें। फोटो पे ध्यान दें। ये है एमएम और ये है अदर वर्टिकल प्लेन। चलिए ध्यान दीजिए सब बच्चे, यस मुझे बताएंगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये किसका मेंबर है, आगे वाले प्लेन का या पीछे वाले प्लेन का या दोनों का, मानते हैं। और क्या दोनों प्लेन विजुलाइज हो रहे हैं, यस। जानबूझ के डिफरेंस दिखाने के लिए मैं दो कलर इस्तेमाल किए हैं, आगे वाले प्लेन की सब चीजों को मैं ब्लैक से दिखाऊंगा, पीछे वाले प्लेन की सब चीजों को मैं जानबूझ के रेड से दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा दिख जाए, एक बात। दूसरी बात, आगे वाला प्लेन क्या है, एमएम है, और पीछे वाला प्लेन तो क्या, अदर वर्टिकल प्लेन है। और बॉस अगर वो अदर वर्टिकल प्लेन है, अगर वो एमएम नहीं है, तो क्या एमएम से कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, मान लेते हो एमएम से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। वैसे अगर अल्फा की वैल्यू 5 हो जाती तो क्या वो जीएम हो जाता, कम ऑन, अगर अल्फा की वैल्यू 5 हो जाती, याद है डिक्लिनेशन, तो बॉस वो अदर वर्टिकल प्लेन का जीएम हो जाता। लेकिन अल्फा की वैल्यू तो मेरे जमे की जो होगी सवालों में 30 होगी, 25 होगी, जो भी होगी, तो वो अदर वर्टिकल प्लेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे बताइए ये किसका मेंबर है, आगे प्लेन का, पीछे प्लेन का, दोनों प्लेनों का, दोनों प्लेनों का। तो इस जगह पर अर्थ पर किसी जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं एक बार तो आगे वाले प्लेन में एनालाइज करने जा रहा हूँ और उसी को एक बार मैं पीछे वाले प्लेन में एनालाइज करने जा रहा हूँ। आप लोग नोटिस करेंगे पीछे वाले प्लेन को भूल जाओ, पीछे वाला प्लेन है ही नहीं, सिर्फ एमएम एनालाइज करने जा रहे हैं, और तरीका कमान, सिर्फ आगे वाले प्लेन में एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका बीई, ये हो गया आपका BH, और ये हो गया आपका BV। और बोलिए झुकने का एंगल इज इट थीटा, कम ऑन, क्योंकि आगे वाले प्लेन में अगर एमएम में झुके हो भाई साहब तो कौन सा एंगल है, रियल या अपेरेंट, कम ऑन, यस रियल या अपेरेंट, रियल, थीटा दिखा दिया, ये आगे वाले प्लेन में मैंने एनालाइज कर दिया। अब सब चीजों को मैं पीछे वाले पेन में एनालाइज करने जा रहा हूँ। पीछे वाले पेन में एक तो मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, साथ ही साथ पीछे वाले पेन की हर चीज को मैं जान के डैश लगा के दिखाऊंगा ताकि अच्छे से आपको नोटिस हो जाएगा। अब आप दिमाग में आगे वाला प्लेन देखना बंद करें, आगे वाला प्लेन देखना बंद करें, आपकी नजरें सिर्फ रेड वाले प्लेन पे रहनी चाहिए, क्लियर, ओके। रेड वाले प्लेन पे नजरें टिकाइए, यस कम ऑन, दिस विल बी बी डैश, दिस विल बी BH डैश, दिस विल बी BV डैश। और बहुत जो झुकने का एंगल है, कम ऑन, जो झुकने का एंगल है दैट इज थीटा या थीटा डैश, थीटा डैश। बोलिए क्या हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है, यस।
रेड वाली सब चीजें पीछे वाले प्लेन की हैं, ब्लैक वाली सब चीजें आगे वाले प्लेन की हैं। आगे वाला प्लेन बोले तो mm और पीछे वाला प्लेन बोले तो mm या अदर देन mm, अदर देन mm, ये हो गया। ओके, आप नोटिस करिए आगे वाले प्लेन में झुकने का एंगल थीटा था और पीछे वाले रेड वाले प्लेन में झुकने का एंगल थीटा था कि थीटा डैश था। क्या आप समझ रहे हैं? थीटा इज रियल डिप, थीटा इज रियल डिप और थीटा डैश इज रियल या एपरेंट। एपरेंट, एपरेंट क्यों बोला आपने? एक ही जगह पर, अर्थ की एक ही लोकेशन पर अगर एमएम में झुकोगे तो उसको क्या माना जाएगा? रियल डिप। और उसी जगह पर अगर अदर वर्टिकल प्लेन में झुकोगे तो क्या माना जाएगा? एपरेंट डिप माना जाएगा, जैसा कि मैंने दिखा दिया। चलिए अब मुझे आपके लिए थीटा और थीटा डैश में रिलेशन डेवलप करना है। अगर मैं पीछे वाले प्लेन के लिए इन अदर प्लेन, बेटे अगर मैं पीछे वाले प्लेन के लिए ये रिलेशन लिखना चाहता हूँ, ये वाला नोटिस करें, पीछे वाले प्लेन के लिए ये गाइड करेंगे, क्या आएगा? टेन थीटा डैश बराबर बीवी डैश अपॉन, लिख दूं मैं ऐसा? एंड डू यू नो आगे प्लेन और पीछे प्लेन दोनों की वर्टिकल लाइन तो एक जैसी है, दोनों की वर्टिकल लाइन अलग है कि सेम है? सेम है, तो सेम है तो बीवी डैश तो किसके बराबर होगा? सॉरी सॉरी, बीवी डैश तो किसके बराबर हो जाएगा? बीवी के बराबर हो जाएगा। लेकिन आई थिंक दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग है। जरा देखना, ये रही आगे वाले प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रही पीछे वाले प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आप देख रहे हैं यहाँ बी एच और वहां बी एच डैश है? क्या आप जान रहे हैं बी एच डैश क्या हो जाएगा? बी एच कोस अल्फा। कम ऑन, बी एच डैश क्या हो जाएगा? क्या बी एच कोस अल्फा हो रहा है विजुलाइज? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ बी एच कोस अल्फा और कुछ बी वी बाई बी एच को क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ? कहाँ का? पीछे प्लेन का कि आगे वाले प्लेन का? आगे वाले प्लेन का। तो लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा। बच्चे ये रिलेशन मुझे आपके लिए लाना था। मैंने अभी अभी आपको बताया था डिप एंगल दो तरह के, रियल डिप थीटा, एपरेंट डिप थीटा डैश। तो न्यूमेरिकल वगैरह मैनेज करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए मुझे थीटा और थीटा डैश में रिलेशन चाहिए था। रिलेशन आ गया है, टेन थीटा डैश इज टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा। ये फॉर्मूला याद भी कर लेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा, लेकिन सबका मीनिंग पता होना चाहिए। थीटा क्या है? रियल डिप। थीटा डैश apparent dip measured in mm या other vertical plane, and alpha is mm और other vertical plane के बीच का एंगल, mm and other vertical plane के बीच का एंगल, ये रिलेशन लिख लीजिए। अब इसके बारे में खूब सारी बातें करेंगे हम लोग। फॉर्मूला याद करके भी काम बन जाएगा, ठीक है? फिर भी अच्छा है, विजन पता रहे सब चीजें। अब लिखो बे, बाहर क्या देख रहे हो? देखो घनश्याम लोग, बोलू मैं? ये क्लियर आ रहा है ना एकदम? उधर बोलू बच्चे, बोलू? जल्दी जल्दी लिखें। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स रहेगा, वो लिखा है क्या है? कितना 2 दिन में लिखोगे इसको? खींच दो फटाफट। तो पहले समझते रहते हो, उसमें टाइम लगाते हो, फिर लिखते रहते हो, फिर उसमें टाइम लगाते हो, हाँ? बोलो, खींच, खींच फटाफट, खींच दे, रुक मत। शाबाश।
जल्दी खींच, वरना मैं वहीं आ जाऊंगा अभी। खींच, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ना, ये बेसिकली तीन एंगल का रिलेशन है। तीन एंगल में से हमें कभी भी कोई दो एंगल दे दिए जाएंगे और तीसरा एंगल हमसे पूछा जाएगा, ये इसका न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होगा। और मजे की बात यह है कि जो दो एंगल हमें दिए जाएंगे वो कोई वो कोई थीटा या थीटा डैश या अल्फा लिख के तो नहीं दिए जाएंगे, वो तो हमें लैंग्वेज में दिए जाएंगे। तो लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, कौन से एंगल दिए हैं और कौन से एंगल हमसे पूछा गया, ये हमें आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन लिखे है कि डिप सर्कल, डिप सर्कल इज सेट, डिप सर्कल इज सेट, सेट एट 60 डिग्री, सेट एट 60, 860 मतलब 860 नहीं है, मतलब वो 8 अलग है। हाँ, ये मेरे वतन के लोगों, 860 डिग्री, 8 मतलब 8 और 60, 860 डिग्री। एंड मेजर्ड डिप इज, मेजर्ड डिप इज, डिप इज कुछ भी लिख दो, 30 डिग्री। मेजर डिप इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड रियल डिप, फाइंड रियल डिप। अब मुझे सबसे पहले कुछ बात करनी है आपसे। आपने डिप एंगल नापने के लिए डिप सर्कल मशीन यूज किया, कहाँ लगाया डिप सर्कल आपने? एम एम, एम एम, मैंने पूरा क्या लिखवाया था? 860 डिग्री। ओके ओके, सॉरी मेरे थोड़ा लैंग्वेज मिस हो गया प्लीज। वो लिखा है ना आपने 860 डिग्री फ्रॉम एम एम, प्लीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 860 डिग्री फ्रॉम एम एम ये लिखिए, और बाकी सब सही है। चलो आ जाओ। यस, डिप सर्कल कहाँ लगाया आपने, एम एम में या एम एम से 60 डिग्री पे? एमएम से 60 डिग्री पे, यानी कहां मेजर कर रहे हो बे? एमएम में नाप रहे हो अदर वर्टिकल पे नहीं? ये सीखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता डिप सर्कल मैंने एमएम में लगाया तो जो भी पकड़ में आता वो रियल डिप पकड़ में आता, लेकिन आपने एमएम में काम नहीं करा, एमएम से 60 पे काम करो। ये 60 क्या हो गया लैंग्वेज के हिसाब से? अल्फा, थीटा या थीटा डैश? अल्फा, वेरी गुड। अल्फा कितना हो गया बेटे? 60। और आपको डीप एंगल कितना मिला? 30। उसको क्या मानू, थीटा या थीटा डैश? क्यों, मैंने तो नहीं कहा, कैसे पता लगा आपको? अदर में नापे तो ऑब्वियसली थीटा डैश है, वेरी गुड। और ऑब्वियसली मैंने क्या पूछ लिया, रियल डिप पूछ लिया। इसके बाद कुछ बचता नहीं है सवाल में। तो इस तरह की लैंग्वेज का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सही से पहचान में आना चाहिए क्या दिया और क्या पूछा, उसके बाद तो कुछ है नहीं सवाल में। ले लीजिए आंसर। टेन 30, टेन थीटा और दिस इज कोस 60। टेन 30 1/√3, कोस 60 इज हाफ ना, थीटा इज टेन इनवर्स 1/2√3, जो भी है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मैनेज करना आना चाहिए, नथिंग स्पेशल। तीन में से दो एंगल दे देंगे, तीसरा आपसे पूछेंगे, जो कि आप कर सकते हैं, कर लेंगे। चलिए, ये हो जाएगा। बच्चे, जो फॉर्मूला अभी आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत फॉर्मूला के लेकर के बहुत अच्छी अच्छी जानकारी निकाली जा सकती है। कैसी जानकारी? आई कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं यार। आ जाओ, इंपॉर्टेंट करके एक बात। सबसे पहले आप दो देखिए कि आप बार बार क्या कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, अल्फा, दैट दैट इज, वो जो प्लेन है ये वाला पीछे वाला कैसा है? अदर प्लेन है ना, एमएमए की अदर प्लेन है, अदर प्लेन। और बॉस अगर वो रियल में अदर प्लेन है देन अल्फा इज जीरो की नॉन जीरो? क्योंकि बॉस अगर अल्फा जीरो होता तो वो अदर प्लेन होता कि वो एमएम ही हो जाता। तुम ही गा रहे हो अदर प्लेन, अदर प्लेन, तो डेफिनेटली मैं समझ गया कि तुम्हारा जो अल्फा है वो तो डेफिनेटली नॉन जीरो, ये मैं समझ गया। एंड डू नो कोस अल्फा लेस देन वन हो जाएगा। डू नो कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो वन होता है, और कोस नॉन जीरो एंगल हमेशा लेस देन होता है। कुछ भी पकड़ के ले आओ, कोस नॉन जीरो एंगल हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है। पता है सब लोगों को? तो अब आ जाओ बच्चे, क्या था? टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा। और कोस अल्फा भी अभी आपने बोला है क्या होगा ये? लेस देन वन, ऐसा लिख दिया मैंने, संभाल लोगे? तो जरा सोचो, लेस देन वन मतलब इट में बी हाफ, वन थर्ड वगैरह। सोचो, हाफ होगा तो पलटी मार के दो ऊपर जाएगा, वन थर्ड होगा तो पलटी मार के तीन ऊपर जाएगा। अच्छा, यानी कि टेन थीटा डैश मोर देन टेन थीटा। तो क्या मैं कह दूं थीटा डैश मोर देन थीटा? आज के बाद रट सकते हैं, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, apparent dip is always more than real dip, apparent dip is always more than real dip। बराबर भी होने का चांस नहीं है, ज्यादा ही होगा। चाहे आधा डिग्री ज्यादा हो, चाहे एक डिग्री ज्यादा हो, लेकिन गारंटी है ज्यादा ही होगा। बराबर होने का भी चांस नहीं है, मोर ही लिखा है। और उसके पीछे मैथ्स जो है वो आपके सामने है। ओके, इफ रियल डिप बराबर 32 डिग्री, देन apparent dip
कम ऑन, कोई जगह पे पूरा लैंग्वेज क्या रहेगा, अर्थ में किसी लोकेशन पे रियल डिप 32 डिग्री है तो बोले उधर एपेरेंट डिप क्या होगा, कम ऑन, एपेरेंट डिप क्या होगा 37, ये होगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं मैसेज क्या है, एपेरेंट डिप इज ऑलवेज मोर देन रियल डिप। तो जब भी हम इस तरह का सवाल बनाएंगे तो हम जानबूझ के क्या करेंगे, 3 एंगल तो रियल डिप से छोटे वाले चिपका देंगे और 1 एंगल जानबूझ के बड़ा वाला चिपका देंगे और आपको आंसर आ जाएगा। वैसे एक बात है, अभी आपने 37 बोला ना, आंसर हो गया, आप लोग मत करना। अगर मैं यहाँ 39 लिखता तो फिर वो मारना पड़ता, और अगर मैं यहाँ 43 भी लिखता तो वो मारना पड़ता। तो ध्यान दें, बात 35 की और 37 की और 43 की नहीं है, बात यह है कि 32 से ज्यादा होगा। मुद्दा ये नहीं कि सब 37 ही क्यों होगा या 39 ही क्यों होगा या 45 ही क्यों होगा, अरे मुद्दा ये है कि तेरा आंसर 32 से ज्यादा होगा, और 32 ज्यादा मैं जो दूंगा वो टिक करना पड़ेगा, उसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। 32 ज्यादा जो वैल्यू छाप के देंगे आपको वो टिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज ये है कि अपेरेंट डिप ज्यादा होता है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बंदा सोचेगा कि मान लो मैं तो ये मैसेज नहीं याद करूंगा, कभी सवाल आएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, ये मुझे फॉर्मूला से मैनेज कर लूंगा, करो। क्या तुम 10-32 जानते हो क्या, क्या तुम 10-37 जानते हो क्या, हाँ? तुम किस में खेलते हो, 30 खेलते हो, 60 खेलते हो, 45 खेलते हो, कभी 32 खेले हो क्या तुम लोग, कभी 37 या 43 खेले हो क्या? तो अगर हम चाहेंगे भी तो भी कैलकुलेशन करके आंसर नहीं ला पाएंगे, इसलिए मैसेज क्लियर होना चाहिए, एपेरेंट डिप रियल डिप से ज्यादा होते। एक बात, दो बात, दो बात वही लिख लो जो भी मैं बोल रहा था कि किसी भी एक लोकेशन पर रियल डिप तो एक ही वैल्यू होता है, जबकि दूसरा वाले बहुत सारे लिखते हैं कि एट एनी लोकेशन, at any location real dip is a single value, real dip is a single value, while apparent dip angle may be different values, may be many different values in different vertical planes, many different values in different vertical plane। ठीक है, ये बात भी सहमत है हम? चलिए तीसरी बात, तीसरी बात बच्चे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ये अपने नीट में 2017 का क्वेश्चन था, बेसिकली पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा। लिखें कि लिखें कि apparent dip angles, apparent dip angles in two mutually perpendicular, two mutually perpendicular vertical planes, mutually perpendicular vertical planes are theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2, and real dip in mm, in mm मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, रियल डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन is theta, then बस देन बोल के आ जाओ। हमसे थीटा, थीटा वन, थीटा टू तीनों में एक रिलेशन मांगा गया है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन था, वो रिलेशन आता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा टू। कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सुने। चलो ये बनाता हूँ, पहले तो हम सीन को विजुलाइज करेंगे, सीन क्या है हमारे पास। बोलिए, क्या आपको प्लेन्स विजुलाइज हो रहे हैं? ये हो गया आपका प्लेन 1, ये हो गया आपका प्लेन 2, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका mm। बोलिए, पहली बात तो बताइए, क्या 3 वर्टिकल प्लेन विजुलाइज हो रहे हैं आपको? जैसे अपन किताब खोल के रखते हैं ना, यूं समझो इधर, जैसे बुक है अपने पास ना, कुछ इस तरह का सीन बनाने की कोशिश करिए। बोलिए, हुआ क्या विजुलाइज? ये जो दो कवर हैं अपने, दो कवर, ये कवर तो कैसे हो गए, क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और क्या बीच में एक और प्लेन फंसा हुआ है? बोलिए, ये क्या है, क्या 3 वर्टिकल प्लेन हो रहे हैं? ईमानदार से देखो, 3 वर्टिकल प्लेन हो रहे हैं, जिसमें एक कवर कवर वाले क्या होगा, म्यूचुअली
परपेंडिकुलर, और ये बीच में कौन फंसा हुआ है, एम एम। कुछ इस तरह का डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो गया होगा। और हाँ, ध्यान दीजिए, जो मेरा हाथ है, ये जो पॉइंट है, ये किसका मेंबर है, ये पॉइंट किसका मेंबर है, इसका, इसका, या तीनों का, तीनों का, तीनों का है, वेरी गुड। तो अगर मैं इस जगह पर डीप एंगल की बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, अपेरेंट डीप एंगल क्या है, थीटा वन थीटा टू। तो पहले वर्टिकल प्लेन में थीटा वन है, इसमें थीटा टू है, और रियल डीप एंगल थीटा इसमें हो रहा होगा। मुझे थीटा, थीटा वन और थीटा टू को रिलेट करना है। क्या मामला समझ में आया थोड़ा सा? यस। अब सुने, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं हम्म अगर मैं एम एम एंड प्लेन वन, एम एम एंड प्लेन वन के लिए ये रिलेशन लिखना चाहता हूं, हेल्प करेंगे मेरी? मान लेते हैं कि ये एंगल है बच्चे अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। मानते हैं आप इस बात को? चलिए आ जाओ, मैं प्लेन वन और एम एम के लिए ये रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ, लिखवा देंगे? बोलिए क्या लिखवा? टेन थीटा या थीटा वन, थीटा वन बराबर टेन थीटा अपॉन क्या, कोस अल्फा। तो बोलो यहां से कोस अल्फा तैयार है अपना, कितना, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा वन, तैयार है? आ जाओ, अब मैं एम एम एंड प्लेन टू के लिए रिलेशन लिखना चाहता हूँ। एम एम और प्लेन टू के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। लिखवाएंगे, रिलेशन लिखवाएंगे? बोलिए, टेन थीटा टू बराबर टेन थीटा अपॉन कोस 90 माइनस अल्फा। बोलो बच्चे, साइन अल्फा बन जाएगा ना ये, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा टू। साइन अल्फा तैयार है, कोस अल्फा तैयार है, मुझे थीटा, थीटा वन थीटा टू को रिलेट करना है। तो अल्फास को रखना है कि भगाना है, भगाना है, अल्फास को रखना है कि भगाना है, भगाना है। तो समझ गए अपने, क्या स्क्वायर करके जोड़ दूं, वन होता है ना। तो आ जाओ, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये करेंगे तो ऑब्वियसली वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा वन, ये बचेगा। और ये बचेगा तो ध्यान दो, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके नीचे भेज दें, तो ये बन जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा वन, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा टू। और टेन पलटी मारेगा तो क्या कोट बन जाएगा? यस, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा वन, कोट स्क्वायर थीटा टू। अपने एग्जाम में ये आंसर है। लिख लें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। हटा दें फोटो में। अब अपने एग्जाम में तो सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन क्या रहेगी वो तो हम कर ही लेंगे। कई बुक्स के अंदर क्या हो रहा है, ये रिलेशन है, इन रिलेशन में से वो क्या करेगा, कोई भी दो एंगल आपको दे रहा है और तीसरा एंगल पूछ रहा है, पूरी कहानी वैसे सुना देगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा वैसा है। तीन में से कोई दो एंगल दे करके तीसरा पूछेगा, तो मेरी सलाह, इसको भी एज अ फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, इसको भी लर्न कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तीन बात खत्म, नाउ चार बात। नोटिस करिए कि अपना जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था अपना, टेन थीटा डैश वास टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा, ये आपका फॉर्मूला था। मैं इसमें जानबूझ के अगर अल्फा 90 डालता हूं, तो जरा कैलकुलेशन देखिए, टेन थीटा डैश इज टेन थीटा कोस 90 जीरो, इज इट इनफाइनाइट? तो थीटा डैश कितना आ जाएगा, 90 आएगा।
थीटा डैश कितना आ जाएगा, 90 आएगा। ये तो हुआ मैथ्स। इस मैथ्स को जरा वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं मिल करके। मैथ समझ में आ गया सब लोगों को? ये अपना फॉर्मूला था, उसमें जानबूझ के इंटेंशनली अल्फा कितना रखा मैंने, 90 रखा। एक बार बताओ, जब अल्फा को 90 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आया। एक बार बताओ ना, अगर मैं यहाँ थीटा थीटा के लिए 30 होती या 45 या 60 भी होती तो भी क्या इनफाइनाइट आता ना? मानते हैं आप इस बात को? अगर कुछ भी हो ऊपर तो भी तो इनफाइनाइट आएगा। यानी कि मैथ्स हमेशा सही है। चाहे आपका जो थीटा है, चाहे आपका रियल डिप का वैल्यू 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ है कि अल्फा का 90 डिग्री होना मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए है, मान लीजिए है, तो इसमें कोई ना कोई रियल डिप हो रहा होगा। ओके, हो रहा है। अगर मैं इससे अल्फा 90 पे चला गया, यानी मैं कहाँ चला गया? अदर प्लेन या अदर जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन? अदर जस्ट, यानी मैं अगर से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में आप चले जाएं तो वहां पर एपरेंट डिप एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? 90 आएगा। वहां पर एपरेंट डिप एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? 90। फिर सुन लीजिए, ये आपका मान लीजिए है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। मान लीजिए इसमें रियल डिप एंगल 30 है। अभी मान लीजिए इसमें रियल डिप एंगल कितना है? 30 है, ठीक है। बेटे अगर आप इस अदर वर्टिकल में जाएंगे तो एपरेंट डिप एंगल क्या आएगा? 30 या 30 से ज्यादा? 30 या 30 से ज्यादा? 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा है, कुछ भी आएगा, 32, 35, 40, कुछ भी आएगा। लेकिन जो अदर वर्टिकल प्लेन आपका अगर से ठीक परपेंडिकुलर हो जाए, से ठीक परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये मैथ्स मुझे बता रहा है कि जो वर्टिकल प्लेन से ठीक परपेंडिकुलर है उसमें एपरेंट डिप एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 90 आएगा। और मजे की बात, उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका रियल डिप 30 था कि 45 था कि 60 था कि 80 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें यहां से पता लग रहा है। क्लियर है? तो इस बात को अगर वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो क्या यूं कह दें? यस, मुझे बताइए, स्टेटमेंट पूछता हूं। इन वर्टिकल प्लेन ऑफ इन वर्टिकल प्लेन ऑफ या यूं कहिए, इन वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यस, ये रहा वर्टिकल प्लेन ऑफ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मान लेते हैं रियल डिप 30 डिग्री है। रियल डिप 30 डिग्री है, तो बताइए अगर मैं इसमें मैग्नेट लटकाऊंगा तो मैग्नेट कहां कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टली या 30 झुकेगा? 30 झुकेगा, झुक गया। इसमें मैग्नेट 30 झुका हुआ है। अगर इसी लोकेशन पर वर्टिकल प्लेन ऑफ ईस्ट वेस्ट ले लिया जाए तो उसमें मैग्नेट कितना झुकेगा? 30, 35, 40 या पूरा 90? पूरा 90 है। क्या पूरा वर्टिकल हो जाएगा? यस, क्योंकि बॉस नॉर्थ साउथ में होता था, वहां 30 झुकते थे। और अगर ईस्ट वेस्ट में आपका प्लेन है तो वो कौन सा प्लेन है? से ठीक परपेंडिकुलर, से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में झुकने का एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 90 हो सकता है। क्लियर है? चलिए आंसर दीजिए। नॉर्थ साउथ में वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेट झुका है यहाँ पर 30 डिग्री। ईस्ट वेस्ट में वर्टिकल प्लेन, मैग्नेट कितना झुकेगा? 90। अगर नॉर्थ साउथ में झुकने का एंगल 45 होता तो अब ईस्ट वेस्ट में कितना झुकते? 90। शाबाश। और यहाँ 60 होता तो, और यहाँ 80 होता तो? यस, ये मुझे आपको सिखाना है। क्या मैसेज क्लियर है? यस, वाट एवर इज योर रियल डीप मुझे मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे वर्टिकल प्लेन में चले गए जो कि आपके से ठीक परपेंडिकुलर है, तो उस वर्टिकल प्लेन में एपरेंट डिप एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? 90 आएगा। ये इस मैथ से हमें पता लग रहा है। इसको हम लोग कई बार न्यूमेरिकल बना के पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। लिख लीजिए आगे, apparent dip angle, apparent dip angle in vertical plane, in vertical plane just perpendicular to just perpendicular to is always 90 degree, is always 90 degree irrespective of real dip, irrespective of real dip, irrespective of real dip। आई होप मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं? चल, ये भी हो जाएगा। क्या मैं इसको फोटो में दिखा दूं? ये लो, वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट लटकाया और मान लीजिए मैग्नेट जो है वो, ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पे 30 झुका हुआ है। यस, वर्टिकल प्लेन ईस्ट वेस्ट। हाँ जी, मैग्नेट क्या पूरा वर्टिकल हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ कितना झुके हो? 30। वर्टिकल प्लेन ईस्ट वेस्ट कितना झुके हो? क्या पूरा 90 झुके हो? एंड दैट इज द मैसेज ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस कैलकुलेशन।
चलिए इस फॉर्मूला के बारे में सारी बातें हो गई है। इस फॉर्मूला से लेकर क्या क्या बातें बता लगी हुई हमें पता लग गई है। अब इस फॉर्मूला को लेकर के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक और जानकारी निकल के आती है, आपको याद है एक बार मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था, याद आ गया? यस। जब भी बार मैग्नेट कहीं पर ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, एस्टेम करता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी सत्यनारायण का डांस करेगा तो इसको बुलाते हैं ना हम लोग। यस। अब ये हम सब जानते हैं, फॉर्मूला पे हमने पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन वापस इस फॉर्मूला की बात आ गई है। ध्यान दीजिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में हमसे कहा जाएगा कि सत्यनारायण कहीं पे डांस वांस कर रहा है और उसके टाइम पीरियड की चर्चा की जाएगी। सत्यनारायण अर्थ के फील्ड में कहीं डांस कर रहा है, अब अर्थ के फील्ड में डांस करेगा ना, तो पता है सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। कभी कभी किस सवाल में यहाँ पे बीएच इस्तेमाल होगा, कभी कभी बी वी इस्तेमाल होगा, कभी कभी बी अर्थ इस्तेमाल होगा। और क्वेश्चन लिख के नहीं देगा कि क्या यूज करिए, वो तो अपनी कहानी सुना देगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस कहानी को सही से इंटरप्रेट करके यहाँ बी एच लेना है कि बी अर्थ लेना है कि बी वर्टिकल लेना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 3 लाइन लिखा रहा हूँ। यस, कब का क्या लेना है लिखे। फर्स्ट, इफ मैग्नेट वाइब्रेट्स इन horizontal plane, देन क्या लेना चाहिए बोलो? बी बराबर बी एच। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मुझे आपने कहा कि मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, नो डाउट मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? बी एच। दूसरा पॉइंट लिखें, इफ वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन ऑफ क्या लेना चाहिए बोलो? बी बराबर, हाँ जी बोले, बी वी, बी वर्टिकल या बी अर्थ? क्या कर रहे हो बे? वर्टिकल प्लेन ऑफ में डांस हो रहा है, बोलिए क्या लेना चाहिए, बी या बी वर्टिकल? बी अर्थ काम में आएगा, बी वी काम में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा मैं उसका जवाब दूंगा अभी। एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा ना वर्टिकल प्लेन ऑफ तो यहाँ से बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन आता है कि यहाँ बी वर्टिकल आना चाहिए। मुझे बोलना है आपसे, मुझे सिखाना है बी अर्थ आएगा क्यों, अभी मैं जवाब दे दूंगा, डोंट वरी। थर्ड, इफ वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन ऑफ, ऐसा लिखो, वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू देन लिख दो बी बराबर बी वी वर्टिकल, बी वर्टिकल। आ जाओ, मैं आपको अगर इसका जवाब चाहिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जवाब चाहिए तो मैं जवाब बोल देता हूँ। कारण समझिए। यस, मुझे बताइए, अगर हम अर्थ पे इस जगह की बात करें, यहाँ की बात करते हैं हम लोग, तो ठीक है, यहाँ पर क्या अवेलेबल है? क्या यहाँ कोई ना कोई बी अर्थ हो रहा होगा? क्या यहाँ पे कोई ना कोई बी एच और बी वर्टिकल भी हो रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, दोनों तीनों चीजें यहाँ पर हैं। मुझे बताइए, अगर मैं मैग्नेट को यहाँ फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो मैग्नेट किस तरफ सेटल होगा? बी वर्टिकल, बी एच या बी अर्थ की तरफ? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बी एच और बी वर्टिकल तो कॉम्पोनेंट है, आखिर उसको तो नेट फील्ड यानी कि बी अर्थ की तरफ सेटल होना है। यह बताओ, आपको याद है मैंने एक बार आपको पढ़ाया था कि जब भी हम मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेट पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी मैग्नेट पहले तो सेटल होगा। और जिस फील्ड के अबाउट वो सेटल होता है, क्या उसी के अबाउट डांस करता है? याद आ रहा है आपको? वो मैं इस तरह पढ़ाता था एक बार आपको, सब भूल जाते हैं। याद आया कुछ? मैग्नेट रखते थे, अलाइनमेंट होता था, याद है? स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या, तभी हम उसको हल्का सा हिला के छोड़ दे, डांस वांस की बात होती थी। तो अच्छे से समझो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट इज, डांस की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके मैग्नेट को पहले तो सेटल होना पड़ेगा। एक बार तो जब सेटल होता होगा तब बात होगी, वरना बात नहीं होगी। आपके मैग्नेट को एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ सेटल होना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। एक बार जब वो एक बार जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसके बाद अगर आप उसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो क्या करने लग जाएगा? डांस करने लग जाएगा, एस्ट्रम करने लग जाएगा। और मजे की बात यह है कि फील्ड, जिस फील्ड के अबाउट वो सेटल होगा, क्या उसी के अबाउट डांस करता है? जिस फील्ड के अबाउट सेटल होगा, क्या उसी के अबाउट डांस करेगा ना? मानते हो आप इस बात को? इधर देखो, मान लो मैंने मैग्नेट लटका दिया, यहाँ पे फील्ड नहीं हुए, फील्ड नहीं हुए, ठीक है, मैग्नेट लटका दिया, बोले क्या इधर सेटल हो जाएगा? और जब मैं उसको हल्का सा हिला के छोड़ूंगा यूं, तो बोले क्या इसके अबाउट डांस करेगा? तो ये बात फाइनल हो गई है, जिसके अबाउट सेटल होते हैं उसके अबाउट डांस करते हैं। बात पक्की हो गई? अब आ जाओ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये जो मैग्नेट है, अगर मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो किस तरफ सेटल होगा? बी अर्थ की तरफ सेटल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से बांध दिया, इसको इस तरह से मैनेज कर दिया, कुछ इस तरह से जुगाड़ कर दिया कि ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल रहना पड़ेगा। बच्चे, अगर इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहना पड़ेगा तो बताइए बी वर्टिकल का कंट्रोल इस पे है कि नहीं है?
अगर इसको केवल हॉरिजॉन्टल रहना है तो बी वर्टिकल इसको ऊपर नीचे करता है ना, बी वर्टिकल कंट्रोल इस पे है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो बताइए कि किसके अलोंग सेटल होगा, बी अर्थ या बी एच के अलोंग? वेरी गुड। अगर आपने इसको बाउंड कर दिया है कि भाई तेरे को तो हॉरिजॉन्टल ही रहना है, तेरे को झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तो इसका मतलब तेरे को हॉरिजॉन्टल रहना है, तो बोलिए इस पे किसकी, ये किसके अलोंग सेटल होगा, बी अर्थ या बी एच के अलोंग? बी एच। यानी कि अगर आपने उसको बाउंड कर दिया कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बी एच के अलोंग सेटल होना है। और अगर बी एच के अलोंग सेटल होगा तो बोलिए हिला के छोड़ने पे क्या डांस भी बी एच के अलोंग करेगा? इसीलिए मेक श्योर अगर हमारे क्वेश्चन की भाषा ही आती है कि डाइपोल इज वाइब्रेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैं समझ गया किसके अबाउट डांस कर रहा होगा, बीएच के अबाउट डांस कर रहा होगा। क्लियर? ओके, ये रहा तुम्हारा वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम। कम ऑन, वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम। अगर मैं इसमें मैग्नेट को लटकाता हूं और मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, बोले किधर सेटल होगा, बीएच की तरफ, बी वर्टिकल की तरफ, या बी अर्थ की तरफ? बी अर्थ की तरफ। कम ऑन, बी अर्थ की तरफ। और अगर बी अर्थ की तरफ सेटल होगा तो बोलिए डांस भी क्या बी अर्थ के अबाउट करेगा? इसीलिए जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा है ना कि वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम में किसके अबाउट सेटल होते हैं, बी अर्थ के अबाउट, तो डांस भी किसके अबाउट होगा, बी अर्थ के अबाउट डांस होगा। क्लियर है? तीसरा लैंग्वेज जो आपने लिखा है, इफ मैग्नेट वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन विच इज जस्ट परपेंडिकुलर टू एमएम। क्या आपने यहां पे लगाया मैग्नेट को, और बॉस मैग्नेट को और आपने यहां लगाया है, क्या आपको पता है यहाँ बी अर्थ पूरा का पूरा ऐसा हो जाता है? क्या आपको पता है बी अर्थ यहाँ पे कैसा थोड़ा झुकता है, पूरा ही झुक जाता है, पूरा झुक जाता है? क्या आपको पता है बी अर्थ यहाँ पूरा वर्टिकल हो जाता है? और अगर बी अर्थ यहाँ पूरा ही वर्टिकल हो जाता है तो यानी मैग्नेट यहाँ पर इस तरह से सेटल होगा, और मैग्नेट अगर यहाँ पर इस तरह से सेटल होगा तो ये किसके अबाउट सेटल होगा, इस तरह से सेटल हुआ है, और जिसके अबाउट सेटल होगा क्या उसी के अबाउट डांस करेगा? तो बोलिए अगर मैं इसको हल्का हिला के छोड़ दूंगा तो क्या करेगा, ये ऐसे से डांस करेगा? तो बोलिए डांस किसके अबाउट हो रहा है, बी अर्थ या बी वर्टिकल? बी वर्टिकल। इस तरह से मैंने आपको 3 लैंग्वेज लिखवाई है। क्या कुछ समझ में आया है? तसल्ली से पढ़ के देख लें, और अगर ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो याद भी कर सकते हैं। देखो ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे तो दिमाग ही नहीं लगाना, बीएच में डांस हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम और वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू एमएम, इसमें फर्क है। वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम क्या काम में आएगा, बी अर्थ, बी अर्थ। और वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू एमएम क्या काम में आ जाएगा, बी वर्टिकल काम में आ जाएगा। सहमत है? सहमत है? चलिए सवाल लिखिए। मैग्नेट वाइब्रेट्स इन एमएम, मैग्नेट वाइब्रेट्स इन एमएम, शॉर्ट में लिख दो टी बराबर 3 सेकंड, टाइम पीरियड 3 सेकंड, टी लिख दो, टी बराबर 3 सेकंड। ठीक है, आगे लिखें, इफ सेम मैग्नेट वाइब्रेट्स इन सेम मैग्नेट वाइब्रेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, टी बराबर 3√2 सेकंड, टाइम पीरियड इस बार है 3√2 सेकंड। फाइंड डिप एंगल, फाइंड डिप एंगल। आ जाओ हेल्प कर दो जरा। यस, पहली भाषा पढ़िए, मुझे बताइए पहली भाषा में कौन सा बी काम में आएगा? 2 लैंग्वेज है, पहली लैंग्वेज पढ़ के जल्दी से बोलिए, मैं गलत लिख दूंगा। कमान, बीवी या बी अर्थ? कमान, बी अर्थ श्योर? ओके, टाइम कितना लगा था डांस में, 3 सेकंड। अगली भाषा में क्या, किसके इफेक्ट में डांस किया, क्या काम में आएगा, हाँ श्योर? और अगली बार टाइम कितना लगा था डांस में, 3√2 सेकंड। और ये सब कहानी देखिए, आपने मुझे डिप एंगल थीटा पूछ लिया। बोलिए सवाल समझ में आया? एक बार आपने बी अर्थ के इफेक्ट में डांस किया, ये टाइम लगा। अगली बार उसी मैग्नेट ने बीएच के इफेक्ट में डांस किया तो आपको ये टाइम लगा। और ये कहानियां सुना के आप क्या पूछ रहे हो, डिप एंगल चाहिए? आओ, यू नो जब भी डांस की बात आती है तो हमें किसकी याद आ जाती है, किस फॉर्मूला की याद आती है? आ जाओ, दोनों बार सेम मैग्नेट तो आई सेम, दोनों बार सेम मैग्नेट तो एम सेम, 2 पाई वैसे बकवास है। बोलिए लॉजिक क्या बना, क्या 1/√b? आ जाओ, 2 टाइम और 2 दो भी। कम ऑन, काम शुरू करें, काम शुरू करें जल्दी से, जल्दी से काम शुरू करें। Come on, get the answer. Get the answer. प्रॉपरली फॉर्मूला को मैनेज करना है, साथ ही वो जो कंपोनेंट थे वगैरह उसका भी यूज हो गया ना। बीएच को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, बी कॉस थीटा। अभी बताया था कंपोनेंट करना, सबका यूज किया, और अल्टीमेटली थीटा कितना रहा, 60 डिग्री। इसका मतलब
जहां भी ये डांस का प्रोग्राम चल रहा है अर्थ में उस जगह पर डीप एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये हमें पता लगा, ठीक है। और लैंग्वेज के अब जरा सोचो ना इंपॉर्टेंस क्या थी। जैसे यहाँ पर बी इस्तेमाल होना था आपके हिसाब से, जैसे मैं गलती से यहाँ बी वर्टिकल ले लेता तो क्या मेरा आंसर गलत हो जाता ना। तो आपको लैंग्वेज से खुद ये डिसाइड करना है कि कब बी अर्थ लेना है, कब बी एच लेना है और कब बी वर्टिकल, ताकि सही से काम करके आंसर आ जाए। जहां पर ये डांस का प्रोग्राम चल रहा है वहां एपरेंट डीप एंगल कितना है, 60 से कम या 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा। रियल डीप 60 आ चुका तो गारंटी है कि वहां एपरेंट तो कंफर्म 60 से तो कमॉन ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने सीखा एपरेंट डीप हमेशा रियल डीप से ज्यादा ही होता है, चाहे आधा ज्यादा हो चाहे एक ज्यादा हो। वेरी गुड। चलिए ये भी सबको समझ में आ गया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, एक अपनी बुक्स में जो है ना न्यूट्रल पॉइंट को लेकर के क्वेश्चंस हैं, ओरिएंटल प्लेन में न्यूट्रल पॉइंट्स लिखे हैं, न्यूट्रल पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, न्यूट्रल पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें दो केस बताएंगे। केस वन लिखें, वन बना के लिखें कि इफ अ मैग्नेट, if a magnet is placed in horizontal plane, magnet is placed in horizontal plane and its north pole is towards, its north pole is towards north direction, north pole is towards north direction, ठीक है। आइए, जो इसने कहा है वो झांकी बनाने जा रहा हूं, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। किताबों में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसमें बहुत सारी तरह तरह की बातें पूछी है, मैं सब पूछूंगा आपसे। आ जाओ कमान। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या, आपका कागज का प्लेन मान लें, आपका कागज क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो इस बोर्ड को भी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए। बोर्ड वैसे तो वर्टिकल है ना, इसको आप अपना कागज मान के यूं समझिए कि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम कर रहा हूँ। आइए फोटो बनाता हूँ। अगर आज मैं आपसे कहता हूँ जैसे मैग्नेट है, आपका कागज हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, कमान, जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैंने कहा यार अपने कागज में मैग्नेट रख दो, तो मैग्नेट रखने के बहुत सारे आइडिया हैं। आप यूं भी रख सकते हो, यूं भी, कैसे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको फिक्स गाइडेंस दे दिया है कि कैसे रखना है। कैसे रखना है, मेरी मैग्नेट का नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। या कुछ भी रख देंगे, या फिक्स गाइडेंस है, फिक्स गाइडेंस है तो मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बच्चे ये आपके कागज का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके। और मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, जैसा कि आपने कहा, रख दिया मैंने, ओके। फिक्स ओरिएंटेशन। मुझे पूछ रहे हैं कि भाई न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, देखते हैं कहाँ होगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो अपना मैग्नेट है, जो सत्यनारायण है, चुपचाप बैठेगा कि माहौल बनाएगा। सत्यनारायण माहौल बनाएगा, यू नो सत्यनारायण के माहौल डायरेक्शन खूब आप जानते हैं। इज इट एक्सिस, इज इट इक्वेटर, यस कम ऑन। क्या आप सब जानते हैं सत्यनारायण के माहौल की डायरेक्शन एक्सिस पे क्या होती थी, एम के अलोंग, एम के अलोंग। और इक्वेटर पे क्या होती थी, एम के अलोंग की उल्टा, उल्टा। इसका एम कहाँ है, सत्य से नारायण, ऊपर की तरफ। मुझे लगता है यहाँ पे जो बी बनेगा, तो रेड पेन से दिखाता हूँ बच्चे, यहाँ जो बी बनेगा क्या वो यूं बनेगा, यहाँ जो बी बनेगा क्या वो भी यूं बनेगा, और यहाँ जो बी बनेगा कमॉन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बनेगा। और यहाँ भी जो बी बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। बोलो सहमत हो क्या आप? अपना जो सत्यनारायण है सारी दुनिया में माहौल बनाएगा। एक्सिस में माहौल क्या होगा, एम के अलोंग, और इक्वेटर में माहौल क्या होगा, एम से अपोजिट। इसका एम कहाँ है, सत्य से नारायण, यानी ऊपर की तरफ। एम ऊपर की तरफ है तो एक्सिस पे तो ऊपर ऊपर की तरफ माहौल बनेगा, और इक्वेटर पर नीचे नीचे। हो गया, अपन ने इससे पूछ लिया, बता भाई कहाँ कैसा माहौल बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसने अपना माहौल बना दिया किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्या आप जानते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, कम ऑन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, लेकिन हम लोग न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ कहाँ ढूंढने बैठे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो मुझे सिर्फ किसको इन्वॉल्व करना है, सबको या बीएच को, बीएच को। ये रहा कागज तुम्हारा, बीएच की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, कम ऑन, साउथ से नॉर्थ। मैं यहाँ फोटो बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना यार। क्या ये है तुम्हारा बीएच, क्या ये है तुम्हारा बीएच, यस। ये रहा तुम्हारा कागज, पूरे कागज के प्लेन में बीएच कहां से ना चल रहा है, साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा। ये हो गया, यस हो गया। तो अपने मैग्नेट ने अपना बी बना दिया, और बीएच तो है ही है। जहां पर अपने मैग्नेट का बी और बीएच में झगड़ा चल रहा होगा, क्या वहां न्यूट्रल पॉइंट आने का चांस रहेगा, यस। आ जाओ कम ऑन, एक्सिस पे आइए जरा। अपना भी ऊपर और बीएच भी ऊपर, झगड़ा की सपोर्ट, कैंसिल होकर जीरो आने का चांस नहीं है, यस। इक्वेटर पे अपना है नीचे और इसका जा रहा है ऊपर, क्या झगड़ा चल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर दूर यहां पर, अगर पर्टिकुलर दूर यहां पर अपने मैग्नेट का बी
और ये BH आपस में बराबर हो जाएं, तो दोनों में झगड़ा चल ही रहा है, और अगर बराबर हो जाएं तो क्या दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा? क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस है? वैसे एक बात है, जिस पर्टिकुलर दूरी पे यहाँ पर मामला 0 बनेगा, क्या उतनी दूरी पे यहाँ पे भी मामला 0 बनेगा? यस। तो फाइनल करिए, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस या इक्वेटर? कम ऑन, सारा एक्सप्लेन कर दिया। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर? एक्सिस की इक्वेटर? एक है कि दो है? दोनों मैग्नेट के सेम तरफ की अलग अलग तरफ? दोनों मैग्नेट से अलग अलग दूर की सेम दूर? अगर यहाँ 2 मीटर पे सेट हुआ तो यहाँ भी 2 ही मीटर पे सेट होगा, अगर यहाँ 3 मीटर पे सेट हुआ तो यहाँ भी 3 मीटर पे सेट होगा, क्योंकि जितना बी यहाँ बनना है उतना ही बी यहाँ बनना है। तो अगर एक ही इक्वेटर पे बात करेंगे तो सेम दूर पे तो सेम फील्ड बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल वर्ड्स आर, इस केस में दो न्यूट्रल पॉइंट है, दोनों ही इक्वेटर पर है, दोनों ही मैग्नेट के अलग अलग साइड पे हैं, और दोनों ही मैग्नेट से अलग अलग दूर की सेम दूर है। ये बात हो गई। और ये बात हो गई, बुक्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहां पर है, कितने, ये सब तो बता देंगे। कई बुक्स में इसको आगे बढ़ा के न्यूमेरिकल बना दिया। न्यूमेरिकल कैसे बना दिया? अगर आप कह रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है, तो मिल गया तो क्या हुआ होगा? क्या बी एच बराबर, क्या बी इक्वेटर हुआ होगा? अगर आप कह रहे हो कि न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है तो क्या हुआ होगा? मैग्नेट का बी इक्वेटर क्या आपके बी एच के बराबर हो गया होगा? और हो गया होगा तो चलो बी एच। क्या मैंने कभी आपको बी इक्वेटर का फॉर्मूला बताया था? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या फॉर्मूला था? यही था ना? तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो क्या हो गया? बी एच बराबर ये हो गया। और ये हो गया तो बस वही बात है। सवाल पूछने का तरीका जो बुक्स में न्यूमेरिकल बना रखे हो, कैसे बना रखे हैं, आ जाओ पूरी कहानी सुनाएंगे। इसमें तीन दो चीजें है ना, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, डिस्टेंस और BH। क्या बोलेंगे? पूरी कहानी सुना देंगे, ऐसे रखा वैसे रखा। फिर क्या बोलेंगे कि मैग्नेट से 3 मीटर दूर पर न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है, अगर BH इतना है तो बताइए उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 3 मीटर दूर दे दिया, BH दे दिया, क्या उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ला सकते हैं? उल्टा सवाल, क्या मैग्नेट का मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, उस जगह में BH इतना है, तो बताइए मैग्नेट से कितना दूर पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? क्या R ला सकते हैं? मुद्दा ये नहीं कि क्या देंगे और क्या पूछेंगे, मुद्दा ये कि भाई तीन चीजें हैं तेरे को, BH, M और R, तीन में से कोई भी दो डेटा दे देंगे और तीसरा डेटा आपसे पूछेंगे, क्या बना पाएंगे आप लोग? तो इस तरह से सवाल बनाते हैं। लिख लीजिए, सारी झांकियों की बनाइए। पूरा केस समझ में आया आपको? क्यों, कैसे, क्या कर रहे हैं ना? क्योंकि सवाल किसी भी लेवल पे पूछ सकते हैं। और क्या आपने मेरी चालाकी देखी? मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये एग्जैक्ट की अप्रोक्सीमेटेड? हाँ, समझ रहे हैं ना? क्योंकि कुछ नहीं कहा जाए तो हम मैग्नेट को क्या मानते हैं? शॉर्ट डाइपोल मानते हैं। किसी किताब में तो क्या है, यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला, अभी मैं बोल दूंगा, दो चार आइडिया बोलता हूँ आपको, एक बार लिख लो ये। बोले बच्चे? चलिए ध्यान दीजिए, बुक्स में जहां भी इस केस को लेके क्वेश्चन है ना, वो आपसे खुद नहीं कह रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटर पे कि एक्सिस पे है। जहां पर भी ये न्यूमेरिकल भी है ना, वहां भी नहीं कह रहा है कि एक्सिस पे कि इक्वेटर पे। तो वो कहानी सुनाएगा कि बस मैग्नेट को ऐसे रखा है कि उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो झांकी बनाना पड़ेगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे मिलने वाला है कि इक्वेटर पे। आपको ना तो एक्सिस याद करना है ना इक्वेटर याद करना है, याद वाद कुछ नहीं करना है। झांकी बना के खुद तय करिए कि बीएच का झगड़ा हमारे बी के साथ कहाँ चल रहा है, एक्सिस पे चल रहा है कि इक्वेटर पे। फिर अकॉर्डिंगली आप बीएच को उस बी एक्सिस या बी इक्वेटर के बराबर करेंगे और तब जाके आप आंसर करेंगे। ठीक है? और सुनिए, अभी जो मैं इतना कह रहा था, दो मिलते हैं दो मिलते हैं, उसका यूज क्या है जरा सुनिए। एक किताब में क्वेश्चन ये है कि पूरी झांकी बोल रही है ऐसे रखा वैसे रखा, बोल रहा है कि टू न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 10 मीटर सेपरेशन। टू न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 10 मीटर सेपरेशन। इफ बीएच इज इतना, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। तो मुझे एम निकालना है, बीएच दे दिया, आर कितना आएगा, 10 मीटर या 5 मीटर? वेरी गुड, ये सीखना है। बहुत अच्छा बोला आपने, 5 मीटर, क्योंकि अगले ने क्या बोला है कि दोनों न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन कितना है, 10 मीटर। अरे मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नेट से डिस्टेंस चाहिए ना, वो कितना होगा, 5 मीटर। ये समझदारी आपको रखनी है। हाँ, अगर मैं ये बोलता न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट, तो फिर बोलिए क्या 10 ही काम में आ जाता? तो ये सब बातें आपको सीखनी है, ये आप काम कर सकते हैं। ये था एक झांकी। नाउ केस टू।
केस 2 लिख दें। इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। आ जाओ वापस से, अब तो झांकी बना सकते हैं। चलो हेल्प करो मेरी। ये तुम्हारा कागज है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान के चलिए। बोर्ड वास्तव में वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान के चलिए। ये कागज हो गया। यस, मैग्नेट को कैसे रखना है? मैग्नेट को ऐसे रखना है कि इस बार नॉर्थ पोल किधर हो जाए? साउथ डायरेक्शन की तरफ हो जाए। मैंने ऐसा रख दिया तो रख दिया। न्यूट्रल पॉइंट जानने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैग्नेट से पूछ लो कि भाई तू कहाँ कैसा माहौल बनाएगा। इसका एम कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। इसका एम कहाँ है? नीचे की तरफ। और एम नीचे की तरफ है तो बोलिए यहाँ पे बी नीचे बनेगा, यहाँ भी बी नीचे बनेगा, और हाँ यहाँ पे बी ऊपर बनेगा, और यहाँ पे बी ऊपर बनेगा। बोलिए मैग्नेट के ओरिएंटेशन के हिसाब से क्या उसने सब जगह अपनी बी की दिशाएं बता दी हैं? यस, पहले ही बता दिया, अभी बता दी, जो अपने पढ़ा हुआ है बार मैग्नेट। हो गया ना। इस बार बीएच की डायरेक्शन कैसे होगी? नहीं नहीं, पिछली बार साउथ से नॉर्थ थी, इस बार पर मैग्नेट को चेंज कर दिया। मैग्नेट को चेंज कर, नहीं नहीं, मैग्नेट को चेंज कर दिया। बीएच बीएच मैग्नेट को उल्टा रखा, पहले यूं रखा था। हाँ, बीएच क्या चेंज हो गया? वही रहेगा। आप अपने मैग्नेट को टेढ़ा मेढ़ा करके अपनी बी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये बीएच किसने बनाया? हमने बनाया कि भगवान ने बनाया? भगवान ने बनाया। और भगवान की बनाई चीज की डायरेक्शन चेंज करना अपनी औकात नहीं है। क्या उधर ही रहेगा? यस, बीएच अभी भी उधर ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। नो इफ नो बट, बीएच तो उधर ही रहेगा। तुम अपने मैग्नेट को घुमाते रहो, तुम अपने बी की डायरेक्शन कम ज्यादा चेंज करते रहो भाई। बीएच को हमने थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया, उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी। देखो देखो, आजकल झगड़ा कहाँ चल रहा है? एक्सिस की इक्वेटर। कमान कमान कमान, एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस। तो इस बार न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? एक्सिस पे। फिर वही कहानियां। मान लीजिए 8 दूर पे मिल रहा है, ठीक है, चलो। अगर मिल रहा है तो क्या हो रहा होगा? बी एच बराबर क्या हो जाएगा? बी एक्सिस हो जाएगा इस बार। तो फॉर्मूला है बी एच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। जो भी होना होगा, कुछ दे देंगे, कुछ पूछ लेंगे, मैनेज करते रहिए। ठीक है, हो जाएगा सबसे। चलिए, ये था न्यूट्रल पॉइंट पता करने के काम, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है अपन लोगों ने बोल रहे ना अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई आंख बंद करके फॉर्मूला मत लेना। एक किताब का क्वेश्चन का आइडिया बोलता हूँ आपको, उसे पता लग जाएगा। कहानी ये सुना रखी, कहानी ये सुना रखी, और क्या बोल रखा है कि मैग्नेट का लेंथ है, मान लीजिए, अपने हिसाब से बोला थोड़ा सा, मैग्नेट का लेंथ है मान लीजिए 10 मीटर, और जो डिस्टेंस है, जो न्यूट्रल पॉइंट मिला है, वो कहाँ मिला है? मान लीजिए 3 मीटर पे ये मिला है। और मुझे बोल रहा है कि बताइए मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? मामला सारा सेट हो गया कि हाँ ये होगा। अब खुद देखिए, मैग्नेट का जो लेंथ है, मैं इसको और अच्छा लिखता हूँ। मैग्नेट का जो लेंथ है वो कितना है? 10 मीटर। और कितनी दूर पे न्यूट्रल पॉइंट मिला है? 3 मीटर। जरा देख रहे हैं, मैग्नेट के लेंथ को मैं 12 दिखाया करता था। मेरे वतन के लोगों, है कुछ बत्ती जल रही है? कुछ याद आ रहा है? यस, तो बोलो बे, एल कितना हो गया इस सवाल में? 5 मीटर। एल और आर क्या नेग्लिजिबल मामला चल रहा है? क्या कंपेरेबल है? कमॉन कमॉन, 3 मीटर 5 मीटर तो भाई साहब कंपेरेबल होते हैं। और कंपेरेबल हैं तो पता है, अगर किसी ने ये लगा दे तो गलत आंसर लाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कुछ याद आ रहा है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। म्यू नॉट, म्यू नॉट, हाँ ये तो सब में आता है, ये भी आगे बोलो। मतलब म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट। बहुत तेज है। वहां क्या फॉर्मूला था? 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वहां क्या फॉर्मूला था? तुम्हारे गांव की बात नहीं हो रही, वहां बोले तो इलेक्ट्रोस्टेट्स। हाँ, म्यू नॉट 2 mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जिस किताब में क्वेश्चन है उसमें डेटा ये है, और ये डेटा देखने के बाद आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई साहब मामला कंपेरेबल वाला है। तो आपको बी एक्सिस का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन अगर बी एक्सिस का फॉर्मूला ये लगा दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला लगाइए, इसलिए ओरिजिनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एल की वैल्यू कितनी लेंगे इस सवाल में? 10 या 5? कमॉन कमॉन कमॉन, 10 या 5?
5 वो सब देखना पड़ेगा। सुन लिया सबने? मतलब मैसेज ये है कि कई बार ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है आपको, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। छोटा फॉर्मूला यूज करें तो आसान बन ही जाएगा अपने से। हटा दें सब। चलिए ये भी हो गया। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई हैं, कुछ एक दो बातें और बच रही हैं। जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नेटिक निडल का, एक क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नेटिक निडल का, और अपने एग्जाम में 3-4 से बड़े क्वेश्चन आया हुआ है कंपास निडल का। दोनों में क्या फर्क है वो दिखाता हूँ। ऐसे बातें चल रही है, लिख दीजिए मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल, निडल मतलब क्या हो गया? सुई जैसा, यानी कि जो बार मैग्नेट है, याद है आपको बार मैग्नेट पढ़ा था बच्चे? जो बार मैग्नेट है अगर वो बिल्कुल पतला सा बारीक सा सुई जैसा हो जाए, तो मैग्नेट सुई के फॉर्म में है, तो उसको क्या बोल दिया? मैग्नेटिक निडल। देश में बोल सकते हैं मैग्नेटिक सुई। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक सुई। तो जरा सोचिए, मैग्नेटिक निडल अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो किधर सेटल होगा? बी, बी वर्टिकल या बी एच? बी अर्थ। वेरी गुड। फ्रीली सस्पेंडेड है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपने नहीं बोला कि ऐसे मत करना, आपने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, बोले जा जिधर जाना है, तो किधर सेटल होगा? बी अर्थ की तरफ सेटल होगा। तो लिखना चाहिए इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, it is freely suspended small bar magnet, small bar magnet। so हाँ भाई, ये जो मैग्नेटिक सुई है ये किसको देखेगी, किसको देखती है? बी एच को या बी ई को? तो लिख दीजिए, इसलिए बी को देखती है, लिखो कि सो इंडिकेट्स, इंडिकेट्स बी ई, बी अर्थ किसको देखती है? बी को देखती है। मतलब इसका नेचर, ये जो सुई है किसको देखती है? बी अर्थ को देखती है, मतलब बी अर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगी। ये बात पक्की हो गई, ये तो अपन ने सीख लिया। जेई मेन में क्वेश्चन ये था। और हाँ हाँ, बी अर्थ की तरफ अलाइन होती है ना, बोला ना आपने, तो दुनिया में जहां जहां जैसा बी अर्थ है, क्या ये सुई वैसे वैसे उठ जाएगी? तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस सुई को इक्वेटर पर ले जाऊंगा, मैंने सुना बी अर्थ पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो क्या मैं कह दूं वहां ये पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी? मैं इसको किसी जगह ले जाऊंगा जहां पर बी अर्थ 30 डिग्री झुका हुआ है, जहां पर बी अर्थ 30 डिग्री झुका हुआ है, तो बोलिए क्या सुई 30 डिग्री झुक जाएगी? और अगर मैं इसको पोल्स पर ले जाऊंगा, तो मैंने सुना है कि वहां बी अर्थ पूरा ही वर्टिकल है, मैंने सुना है वहां पूरा ही वर्टिकल है, तो सुई भी पूरी वर्टिकल हो जाएगी, क्योंकि किसको देखती है? बी को देखती है। और जैसा जैसा बी होगा, क्या सुई भी वैसे वैसे देखने लग जाएगी, क्योंकि ये बी को देखती है। तो जेई में क्वेश्चन ये था बच्चे कि मैग्नेट डल को अगर हम पोल्स पे ले जाएंगे तो प्योर हेंडल हो जाएगी, झुकेगी, या प्योर वर्टिकल हो जाएगी? तो लिख दीजिए आगे, इफ टेकन एट पोल्स, इफ टेकन एट पोल्स it becomes fully vertical, becomes full vertical, becomes full vertical as b बराबर bv। हमारे कहने से फुल वर्टिकल नहीं हुई है, वहां पर बी कैसा है? पूरा वर्टिकल है। और आपने तो गाइडलाइन, इसका एक मंत्र पता लग गया, ये किसको देखती है? बी को। दुनिया में जहां जहां ले जाओगे वहां जैसा जैसा बी होगा वैसी हो जाएगी। इक्वेटर पे ले जाइए पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, पोल पे ले जाइए तो पूरी वर्टिकल हो जाएगी। कहीं पे बी 30 झुकता है तो ये भी 30 झुक जाएगी, कहीं पे बी 60 झुकता है तो ये भी 60 झुक जाएगी, क्योंकि इसका एक ही गाइडलाइन, ये बी को देखती है, जैसा बी होगा वैसा ये हो जाएगी। बच्चे जेई मेन का क्वेश्चन था, अपने एग्जाम में ये नहीं आया है, अपने एग्जाम में दूसरा आया था कंपास निडल, कंपास निडल। कंपास निडल बेसिकली, कंपास आपने सुना होगा, एक डिवाइस होता है जो लोग शिप वगैरह पे चलते हैं, जो मेरिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन वगैरह जानने के लिए कंपास नाम की डिवाइस का यूज करते हैं। मूवीज में देखा होगा आपने, वो होते हैं ना, कौन सी पिक्चर चलती है ना, हाँ वो सब जानते हैं आप लोग, शिप वगैरह पे जो चलती है उसमें वो नक्शा रख के, कुछ समझ में आता नहीं आता, उधर उधर लगा के देखते रहते हैं कुछ ना। तो वो डायरेक्शन वगैरह जानने के लिए वो क्या यूज करते हैं, हाँ वो कौन सी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, बहुत बड़ी बहुत सुंदर, तो वही उसी के बारे में अभी उसकी कहानी भी सुनाएंगे आप, ठीक है? तो क्या रहा कि जो शिप वगैरह में जो लोग चलते हैं वो डायरेक्शन को जानने के लिए क्या करते हैं, डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपास नीडल, कंपास। और कंपास के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर भी एक छोटी सी मैग्नेटिक निडल ही होती है। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि कंपास वास्तव में एक हॉरिजॉन्टल डायल होता है। जैसे अपनी घड़ी है ना, अपनी घड़ी जो रिस्ट वॉच है, क्या है? क्या ये हॉरिजॉन्टल डायल है ना? इसके अंदर जो भी सुइयां हैं, जो भी निडल्स इसके अंदर है, क्या वो बाउंड है यूं चलने के लिए? बोलिए कभी सुई का यूं कांच वांच तोड़ के बोले हट जाओ तुम्हारी, ऐसे जैसे ऐसा आ सकता है क्या? हाँ,
इवन अपन, मैं मान लो सुई को थोड़ा सा फिंगर से मैं जबरदस्ती ऊपर लाने की कोशिश भी करूंगा तो सुई टूट जाएगी, लेकिन ऊपर तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी घड़ी वड़ी बनाती है, वो कंपनी को पता है कि हॉरिजॉन्टल डायल है, तो उन्होंने सुइयों का अंदर जो मैनेजमेंट है, अंदर जो स्क्रू सेटिंग वगैरह ऐसे किया हुआ है कि सुई केवल और केवल इस प्लेन में चलने के लिए बाउंड है। तो ध्यान रखना, जो भी मैग्नेटिक सुई हॉरिजॉन्टल डायल में फंसी रहेगी, यस, वो किसके हिसाब से अलाइन होगी? बी अर्थ के हिसाब से या बी एच के हिसाब से? बात समझ में आ गई ना भाई? आपकी बी के दो कंपोनेंट होते हैं ना, बी एच और बी वर्टिकल। अगर आपने फ्री कर दिया कि जाओ जिधर जाना है, तो बी एच और बी वर्टिकल दोनों उस पर अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आपने बाउंड कर दिया कि नहीं, तेरे को बस ओरिएंटल प्लेन में ही रहना है, तेरे को नीचे ऊपर होने की परमिशन नहीं है, तो बोलिए सुई किस तरफ अलाइन होगी, बी अर्थ या बी एच? तो बस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक निडल जो होती है ना, वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, तो वो किसकी तरफ सेटल होगी? बी अर्थ की तरफ। और कंपास निडल भी मैग्नेटिक निडल ही है, मगर प्रॉब्लम क्या है? दैट इज बाउंड इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल। और अगर वो हॉरिजॉन्टल डायल में फंसा हुआ है, तो वो चाहकर भी बी अर्थ की तरफ नहीं सेट होगा। क्या उसको बी एच की तरफ सेट होना पड़ेगा? फाइनल डिसीजन ये किसको देखती है? बी एच को। वो किसको देखती है? बी को। दोनों की पसंद अलग अलग है। वो बी को देखती है और ये, अरे हंस रहा है, निडल के बारे में बात हो रही है, डोंट टेक इट पर्सनली। है। और ये किसको देखती है? ये बी को देखती है। लिखो, दिस इज इनसाइड, दिस इज इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल। सो नहीं नहीं, लिखते रहो बे, कान खड़े हो जाते हैं, आवाज आती है। सो बी एच को देखती है। सो इंडिकेट्स बी एच, बी एच को देखती है। ठीक है, नेचर पता लग गया आप लोगों को। अब आइए सवाल की तरफ बाद में जाएंगे, पहले यहाँ बात करते हैं। मैं इस रूम में कंपास निडल लेके आया, ठीक है। मान लेते हैं बी एच इस तरफ है, इस रूम में ऐसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए बी एच इस तरफ, इस रूम में बी एच इस तरफ है, ठीक है। अब मैं कंपास निडल लेके आया, मैं चाहता हूँ उसको इधर टिक जाए, मैं उसको इधर रख दिया, लेकिन ये किसको देखती है? बी एच को। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना, क्या इधर हो जाएगी? मैं इसको यूं रख दूंगा, लेकिन बी एच तो इधर है, तो क्या बी एच इसको छोड़ेगा या घुमा ले जाएगा? यूं समझिए, मैं इसको कैसे भी रख दूंगा, क्या बी एच इसको अपनी तरफ मोड़ लेगा? क्योंकि ये किसको देखती है? बी एच को। तो ये इधर देखेगी या बी एच की तरफ मुड़ जाएगी? इसको बी एच पसंद है, हर हाल में किस तरफ मुड़ जाएगी? अरे, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाएगी? बी एच की तरफ मुड़ जाएगी। कुल मिला के इसका स्टाइल है। अब दुनिया में जहां जहां बी एच होगा तो बी एच की तरफ मुड़ जाएगी। अपने एग्जाम में क्वेश्चन था इसको लेकर पोल्स पे, कम ऑन, पोल्स पे। पोल्स पे तो भाई साहब बी एच होता नहीं है। तो अगर पोल्स पे बी एच नहीं होता, तो मान लीजिए अपना रूम पोल पे है, मान लीजिए अपना रूम पोल पे है, मैंने इसको सुई को यहाँ लाके यूं रख दिया। बहुत अगर बी एच होता तो इसको हम तरफ मोड़ लेता। यहाँ बी एच नहीं है तो इसको मोड़ने वाला नहीं है, तो बोलेगा यूं टिक जाएगी। यूं रख दिया तो यूं ही टिक जाएगी, और यूं रख दिया तो यूं ही टिक जाएगी। क्योंकि अगर बी एच होता तो इसको अपनी तरफ मोड़ लेता, लेकिन पोल्स पे बी एच नहीं होता। तो क्या बोले, जिसको ये देखती है वो नहीं है, फिर किसको देखेगी? या किसी को भी देख लेगी? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा? इट, अरे साला, कुछ लोग तो भावुक हो रहे हैं, बोले हम जाके वहां खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम लिखो बे, तुम लिखोगे, लिखो। तो आंसर एग्जाम में क्या जाएगा? इट विल स्टे इन एनी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इट विल स्टे इन एनी डायरेक्शन। क्योंकि जिसको ये देखती है वही नहीं है, फिर क्या करेगी? किसी को भी देखेगी। लिखते हैं, सवाल बना के लिखते हैं कि इफ टेकन एट पोल्स, इफ टेकन एट पोल्स, ब्रैकेट में डाल दो बी एच बराबर 0। टेकन एट पोल्स मतलब विशेष बात है, बी एच बराबर 0। सो इट विल स्टे इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टिक जाएगी, किसी को भी देख लेगी। दोनों सवालों का डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, दोनों को पोल्स पे ही ले गए थे, मगर एक मैग्नेटिक निडल था और एक है कंपास निडल। वो बी को देखती है और ये बी एच को देखती है। अकॉर्डिंगली फिर जैसा भी कहा जाए उस तरह का डिसीजन लेना है, पोल पे लेगा, इक्वेटर पे लेगा, जैसा भी आप कर सकते हैं, कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए, आज की क्लास खत्म। कल के लेक्चर में और आगे बातें करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया क्या भाई? हाँ, कुछ हमें ही बता दो।